क्या कोरोना की वजह से नागपुर के रियल एस्टेट सेक्टर की पूरी तरह वाट लगी है या आने वाले दिनों में वाट लगने वाली है? क्या कोरोना की वजह से नागपुर के रियल एस्टेट सेक्टर के दाम अचानक आसमान से गिरकर सीधे जमीन पर आएंगे? क्या हमें अभी नागपुर के रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश करने से बचना चाहिए? ऐसे ही कई सारे सवालों के जवाब अगर आप जानना चाहते हैं और आपके मन में चल रही उथल पुथल और कन्फ्यूजन को क्लियर करना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो वाकई आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल और यूजफुल साबित हो सकता है। दोस्तों, मेरा दावा है कि आज के इस वीडियो से आपके सभी सवालों के जवाब खुद ब खुद मिल जाएंगे। तो आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं कि क्या आप मेरे बातों से सहमत है या नहीं, और आपकी अपनी राय क्या है इसे भी आप मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बता सकते हैं। तो दोस्तों, आइए फटाफट शुरू करते हैं आज के इस खास वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मैं मोरेश कोहिकर आपका एक बार फिर मेरे इस खास यूट्यूब चैनल एसएस पॉइंट में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात साफ साफ बता देना चाहता हूं कि आज की इस वीडियो में मैं किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से रियल एस्टेट में निवेश करने की कोई सलाह बिल्कुल भी नहीं देने वाला हूँ। हाँ, अगर आपको आज की इस वीडियो से कुछ बातें क्लियर होती है और आपको रियल एस्टेट में निवेश करने की प्रेरणा मिलती है तो आप अपनी समझदारी और अपने अनुभव से काम जरूर लें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस खास वीडियो को। दोस्तों, कोरोना के चलते कई लोगों के मन में रियल एस्टेट को लेकर डर का माहौल बना हुआ है। जहां एक और कोरोना की वजह से कई लोगों की जान जा रही है तो दूसरी तरफ लोगों के रोजगार से जुड़ी समस्या बढ़ी है। वही निवेश के कई विकल्पों ने लोगों के भरोसे को तोड़ा है, जैसे शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड और ऐसे ही कई अन्य विकल्प है जिसमें आज लोगों का काफी नुकसान हो रहा है। और आज लोग रियल एस्टेट को भी उसी नजर से देखने के लिए मजबूर हो गए। आज लोगों में रियल एस्टेट को लेकर आपस में कई तरह की बातें हो रही है, तरह तरह के अटकलें लगाए जा रहे हैं और आज लोगों के मन में रियल एस्टेट को लेकर एक डर का माहौल बना हुआ है। आज लोगों को लगने लगा है कि रियल एस्टेट के बाजार में अभी मंदी के काले बादल छाएंगे और रियल एस्टेट के दाम अचानक से काफी कम होंगे। मगर इस बात को लेकर कोई भी ठोस कारण नहीं बता पा रहा है कि आखिर क्यों रियल एस्टेट के बाजार में मंदी आएगी और क्यों रियल एस्टेट के दाम अचानक से कम होंगे। खैर, सभी अपने अपने अनुभव के आधार पर चर्चा कर रहे हैं और अपनी राय आपस में एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मैं इस बात से क्यों सहमत नहीं हूं, इसके पीछे एक नहीं बल्कि मैं कई कारण आपको बता सकता हूं, मगर इतनी बात सुनने का ना तो किसी के पास समय है और ना ही मैं इन सभी कारणों को लेकर एक बड़ी वीडियो बनाना चाहता हूं। हाँ, मगर आज मैं इन सभी मुद्दों में से सिर्फ 3 खास पॉइंट यानी खास मुद्दों को लेकर अपनी बात आपके सामने रखने की कोशिश करने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 के साथ में। और पॉइंट नंबर 1 है चाइना से भारत में आने वाली लगभग 1000 कंपनियां। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना जैसी महामारी को फैलाने के पीछे चाइना का हाथ हो सकता है। इसी कारण चाइना से लगभग 1000 से ज्यादा अमेरिकन कंपनी चाइना को छोड़ हमारे भारत में आने की पूरी तैयारी में लगी हुई है। इन सभी कंपनियों की बात हमारे देश की सरकार से लगातार चल रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये सभी कंपनी हमारे देश में आए और अपना काम शुरू करे। वहीं दूसरी तरफ हमारे देश के सभी राज्य की सरकारें इन कंपनियों को अपने राज्य में लाने के लिए तरह तरह की रणनीति और लुभावने ऑफर देकर अपने राज्य की तरफ आकर्षित करने में लगी हुई है। ऐसे में भला हमारा महाराष्ट्र और हमारे महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर भला कैसे पीछे रह सकती है? हमारे नागपुर से केंद्र मंत्री नितिन जी गडकरी, जिनके पास MSME यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस से जुड़ा एक बहुत बड़ा प्रोफाइल है, वे अपना पूरा प्रयास कर रहे। कुछ खास और बड़ी कंपनी हमारे नागपुर की झोली में जरूर आए। ये सभी की सभी कंपनी सिर्फ हमारे नागपुर शहर में ही आएगी ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहना चाहता। हाँ, मगर कुछ खास और बड़ी कंपनियां जरूर नागपुर में आने की पूरी संभावना है। इसके पीछे एक नहीं बल्कि 3 खास कारण है। कारण नंबर 1 है नागपुर का मिहान। जी हाँ दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी और खास वजह है नागपुर में बनने वाला मिहान यानी मल्टी मॉडल इंटरनेशनल हब एयरपोर्ट एट नागपुर, जो कुल मिलाकर 4311 हेक्टेयर यानी लगभग 11000 एकड़ में फैला हुआ है। इसी मिहान में बनने वाला कार्गो और पैसेंजर एयरपोर्ट और इसके अलावा सेज यानी स्पेशल इकोनॉमी
इकोनॉमी जोन, इन सब की तैयारी में नागपुर का इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग 50% तक पूरा हो चुका है। यहाँ बिजली, पानी और पक्की सड़कें बनकर तैयार हो चुकी हैं। यहाँ तक कि यहाँ पर कुछ जानी मानी और नामचीन कंपनियों ने तो अपना काम तक शुरू कर दिया है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपको मियान गए हुए काफ़ी समय हो चुका है या आज तक आप कभी मिहान गए ही नहीं, तो आप एक बार मिहान में जरूर जाकर आए। इससे आपको आज की तारीख में मिहान का प्रेजेंट पर प्रोग्रेस दिखाई देगा। इससे आपको सही अंदाजा लगाने में काफ़ी मदद होगी कि आखिर नागपुर की मिहान में क्या चल रहा है। खैर, मैं अपनी बात पर लौट आता हूँ। तो मैं बात कर रहा था मिहान की, जिसका काम लगभग 50% पूरा हो चुका है। बाकी का काम वर्ष 2026 तक पूरा हो जाएगा, जो कि पहले मिहान के काम को पूरा करने की डेडलाइन 2032 निर्धारित की गई थी। बाद में इसे घटाकर 2026 कर दी गई है। इसीलिए बाकी बचा हुआ 50% काम 2026 तक पूरा हो सकता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी कंपनी को अपना काम शुरू करने के लिए कुछ बेसिक फैसिलिटी की आवश्यकता होती है, जैसे बिजली, पानी, पक्की सड़कें आदि। ये सभी फैसिलिटी हमारे नागपुर शहर के मिहान में हाल फिलहाल बनकर तैयार है। वही दूसरे राज्य की यदि मैं बात करूं तो ये सब तैयार करने में उन्हें वर्षों का समय लग सकता है। ऐसे में कोई भी कंपनी अपने काम शुरू करने के लिए अपना ज़्यादा समय गंवाना बिल्कुल नहीं चाहेगी। तो इसी रेडीमेड इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से हमारा नागपुर इन कंपनियों की पहली पसंद बन सकता है और ये कंपनियां नागपुर को प्राथमिकता दे सकती है और अपना काम नागपुर में शुरू कर सकती है। तो हम ये उम्मीद जरूर कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां हमारे नागपुर शहर में जरूर आएगी और अपना काम शुरू करेगी। इसी बात से संबंधित नागपुर के कई अखबारों में आए दिन खबरें प्रकाशित होती रहती है। ऐसे ही एक अखबार की खबर के माध्यम से मैं आपको इस बात को ज्यादा अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश यहाँ पर कर रहा हूँ। अभी कुछ दिनों पहले नागपुर के एक जाने माने अखबार में एक खबर आई थी कि अमेरिकी कंपनी को लुभाए और नागपुर के मिहान और बुट्टीबुरी में लाए, और आगे लिखा था कि निवेश के लिए तैयार है नागपुर का रेडीमेड इंफ्रास्ट्रक्चर। और इस खबर में विस्तार से लिखा था कि मिहान में इस वक्त सेज के अंदर और बाहर कंपनियों को देने के लिए लगभग 1000 हेक्टेयर यानी 2500 एकड़ से अधिक जमीन अभी भी बची हुई है। इसका इस्तेमाल अमेरिकी कंपनी के लिए किया जा सकता है और इसके अलावा बुट्टीबुरी में अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा जमीन को अलग से रिजर्व रखा गया है। इसका साफ मतलब निकलता है कि चाइना से अगर अमेरिकन कंपनी निकलकर हमारे भारत में काम शुरू करना चाहती है तो हमारे नागपुर में इन कंपनियों की आने की गुंजाइश सबसे ज्यादा है। कारण नंबर 2, नागपुर शहर जियोग्राफी के लिए परफेक्ट है। यदि नागपुर शहर को जियोग्राफी के लिए देखा जाए तो यह शहर देश के केंद्र में बसा हुआ है। यहाँ का क्लाइमेट काफी अच्छा है और नागपुर शहर भौगोलिक और नैसर्गिक सभी तरह के खतरे से सुरक्षित माना जाता है। हमारे नागपुर शहर स्थित 0 माइल से ही देश के सभी शहरों की दूरी को मापा जाता है। नागपुर शहर देश के चारों दिशा के प्रमुख और उप शहरों से रेल, रोड और हवाई मार्ग से जुड़ा हुआ है। यहाँ से देश के सभी शहरों में बड़ी आसानी और तेज गति से पहुंचा जा सकता है, जो कि किसी भी माल और सामान की आवाजाही के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। यहाँ से कंपनियों से निकलने वाले माल की आवाजाही की लागत को कम किया जा सकता है, जो कि आने वाली कंपनियों को अच्छा फायदा पहुंचा सकती है। इस कारण चाइना से निकलकर भारत में आने वाली कंपनी की नागपुर पहली पसंद बन सकता है। और कारण नंबर 3 है, नागपुर और हैदराबाद के बीच इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, नागपुर शहर के लिए यह एक खुशी की खबर है। हाल ही में नागपुर के एक प्रमुख अखबार में ये खास खबर प्रकाशित हुई थी, जिसमें लिखा था कि तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद से नागपुर के बीच 585 किलोमीटर की दूरी को कम करने और औद्योगिक विकास की नई गाथा लिखने के लिए हैदराबाद नागपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर अक्टूबर 2019 से ही हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी HMDA ने काम शुरू कर दिया है। वही इस योजना को लेकर HMDA ने इस योजना की एक विस्तृत रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी और केंद्र सरकार के आदेश पर इस योजना पर दोबारा संशोधन कर उसका प्रस्तुतिकरण भी दिया गया है। अभी सिर्फ केंद्र सरकार की मंजूरी का इंतजार है। केंद्र सरकार से मंजूरी मिलते ही इस योजना पर काम शुरू किया जाएगा। अगर इस योजना को मंजूरी मिलती है तो हैदराबाद और नागपुर में औद्योगिक विकास होगा और बड़े पैमाने पर यहाँ रोजगार उपलब्ध होंगे, जिसका सीधा पॉजिटिव असर हमारे नागपुर के रियल एस्टेट पर होगा और नागपुर के रियल एस्टेट में हमें एक उछाल देखने को मिल सकता है। तो आइए दोस्तों, अभी हम जानते हैं पॉइंट नंबर 2 को। और पॉइंट नंबर 2 है कि कोरोना के चलते रियल एस्टेट की मांग बढ़ी है। जी हाँ दोस्तों, कोरोना के चलते पूरी दुनिया में जहां एक तरफ हाहाकार मचा हुआ है, वहीं शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड जैसे अन्य कई निवेश के विकल्पों ने लोगों का भरोसा तोड़ा है। यही वजह है कि लोगों का रुझान अभी रियल एस्टेट की तरफ काफ़ी बड़ा है। इसके पीछे खास और बड़ी वजह यही है कि रियल एस्टेट में निवेश करना एक सुरक्षित है। साथ ही यह बाकी विकल्पों की तरह नहीं है जो मार्केट में मंदी आने या मार्केट लुढ़कने पर हमारी जेब पर सीधा असर करता हो। और दूसरी बात, रियल एस्टेट सिर्फ निवेश तक ही सीमित नहीं है,
बल्कि यह एक ऐसा विकल्प है जो हर इंसान की प्रमुख आवश्यकता जैसे रोटी, कपड़ा और मकान में से एक है, जो कि हमें हर भौगोलिक और नैसर्गिक आपदा से सुरक्षित रखता है। यह एक ऐसी पूंजी है जो हम और हमारे बाद हमारे आगे की पीढ़ी इसका सीधे तौर पर उपभोग कर सकती है, यानी इस्तेमाल कर सकती है। दोस्तों, आज की तारीख में लोगों को अपनी मालिकाना जमीन और मालिकाना मकान का महत्व समझ आ चुका है। जो लोग अपना करियर बनाने और पैसे कमाने के लिए शहर और अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे स्थान में गए हैं, वे आज कोरोना के चलते अपने देश, अपने शहर और अपने गांव को वापस आना चाहते हैं। इसी वजह से आज की तारीख में भारत के सभी प्रमुख और उप शहरों में रियल एस्टेट में लोगों की दिलचस्पी बढ़ी है, जिसमें हमारा नागपुर भी शामिल है। दोस्तों, एक और नागपुर के जाने माने अखबार में प्रकाशित हुई एक खबर से हमें नागपुर के रियल एस्टेट की डिमांड और इसके महत्व को समझने में आसानी होगी। तो आइए जानते हैं क्या है इस खबर में। इस खबर में लिखा था कि प्रॉपर्टी में निवेश के मामले में नागपुर बन रहा है पहली पसंद। और इस खबर के विस्तार में लिखा था कि मुंबई पुणे से अब मुंह मोड़ रहे निवेशक और नागपुर में प्रॉपर्टी के अनेक विकल्प मौजूद हैं। साथ ही मुंबई पुणे के मुकाबले नागपुर के प्रॉपर्टी के दाम काफ़ी कम है। वही मुंबई पुणे के मुकाबले नागपुर का प्रदूषण और ट्रैफिक कंजेशन काफ़ी कम है। नागपुर का जीवन यापन यानी लाइफस्टाइल का खर्चा मुंबई पुणे के मुकाबले काफ़ी कम है। इसके अलावा नागपुर मुंबई पुणे के मुकाबले ज़्यादा सुरक्षित है और यहाँ के लोगों का जीवन मुंबई पुणे के मुकाबले ज़्यादा सुकून भरा और आरामदायक है। ऐसे ही कई अनेक मुद्दे इस खबर में लिखे थे जो यह बताते हैं कि नागपुर के रियल एस्टेट में लोगों की दिलचस्पी अभी बढ़ी है, यानी आने वाले दिनों में नागपुर का महत्व बढ़ने वाला है। वही कोरोना के चलते इंदौर के एक जाने माने अखबार की एक सर्वे रिपोर्ट से यह पता चलता है कि कोरोना के चलते रियल एस्टेट में लोगों की दिलचस्पी बढ़ी है। इस सर्वे के अनुसार कोरोना के खतरे के बीच 62% लोगों ने रियल एस्टेट के निवेश को सुरक्षित निवेश माना है। वही 9% लोगों ने शेयर बाजार को, 10% लोगों ने गोल्ड को और 19% लोगों ने बैंक में फिक्स डिपॉजिट के निवेश को सुरक्षित निवेश माना है। इसका मतलब साफ है कि लोग आज की तारीख में सबसे ज़्यादा रियल एस्टेट को ही अपना सुरक्षित विकल्प मानते हैं। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं हम इस वीडियो के लास्ट पॉइंट की, यानी पॉइंट नंबर 3। आखिर क्यों रियल एस्टेट में बिल्डर और डेवलपर अपनी प्रॉपर्टी के दाम कम नहीं कर सकते। एक तरफ पहले से ही चली आ रही विश्व की आर्थिक मंदी, दूसरी तरफ नोटबंदी, उसके बाद रियल एस्टेट सेक्टर में सुधार के लिए लागू किया गया रेरा और बाद में जीएसटी। इन सभी बदलावों ने पहले से ही रियल एस्टेट के मार्केट को तोड़ा है। इन सभी बदलावों से रियल एस्टेट सेक्टर में जितनी उथल पुथल होनी थी उतनी उथल पुथल हो चुकी है। इन सभी परिवर्तनों से रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े लोगों को जितना नुकसान होना था उतना हो चुका है। तो अब कोरोना जैसी महामारी इन्हें कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इसे मैं कुछ कारणों और उदाहरणों से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। कारण नंबर 1, रेरा जैसे महत्वपूर्ण नियम लागू होने से रियल एस्टेट सेक्टर में निवेशक और साफ सुथरे डेवलपर और बिल्डर को फायदा पहुंचा है। वही गलत काम करने वाले डेवलपर और बिल्डर्स मार्केट से पहले ही बाहर हो चुके हैं। रेरा जैसे बड़े बदलावों ने जहां एक तरफ गलत काम करने वाले डेवलपर और बिल्डरों पर नकेल कसी है, वही रेरा की वजह से अच्छे और ईमानदारी से काम करने वाले डेवलपर और बिल्डरों का काम पहले की तुलना में ज़्यादा आसान हो गया। आज वे ज़्यादा आत्मविश्वास और मजबूती के साथ मार्केट में डटे हुए हैं, क्योंकि पहले की तुलना में अधिकतर डेवलपर और बिल्डर बड़े बड़े प्रोजेक्ट में काम करने की बजाय आज छोटे छोटे प्रोजेक्ट पर काम करें। वही जो डेवलपर और बिल्डर पहले एक साथ कई प्रोजेक्टों पर काम करते थे, आज उन्होंने सिर्फ गिने चुने प्रोजेक्टों पर काम करना शुरू कर दिया है। जहां वे पहले मार्केट से बड़ी पूंजी लेकर या ग्राहकों से एडवांस बुकिंग के रूप में फंड इकट्ठा करके प्रोजेक्ट को पूरा करते थे, वही वे आज अपने पास की पूंजी से ही प्रोजेक्ट को पूरा करना पसंद कर रहे हैं। आज अधिकतर बिल्डर और डेवलपर मार्केट से उधार के रूप में बड़ी पूंजी लेने से परहेज कर रहे हैं। वही अधिकतर बिल्डर और डेवलपर खुद की पूंजी से ही अपना काम चला रहे। इसी वजह से आज इन्हें मार्केट से उधार के रूप में ली गई पूंजी पर बढ़ते ब्याज की फिक्र पहले के मुकाबले काफी कम हो गई है। इसी वजह से आज अधिकतर बिल्डर बिना किसी मानसिक तनाव के आराम से अपना काम कर रहे हैं। आज अधिकतर बिल्डर और डेवलपर इस मानसिकता के साथ काम कर रहे हैं कि अपनी ही पूंजी और अपना ही प्रोजेक्ट, अगर आज माल नहीं बिका तो कल ज़्यादा दाम पर बिकेगा और आज की तुलना में ज़्यादा मुनाफा देगा। इसी मानसिकता के साथ अधिकतर बिल्डर और डेवलपर काम कर रहे हैं। आज वे बड़े प्रोजेक्ट की जगह छोटे छोटे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, मगर आज उनकी होल्डिंग कैपेसिटी पहले की तुलना में ज़्यादा है। आज वे ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक अपने प्रोजेक्ट को, अपने प्रोडक्ट को रोक कर रख सकते हैं और सही समय पर सही दाम मिलने पर ही अपने प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट को बेचने की पॉलिसी अपना रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इस
बात से मैं बिल्कुल इनकार नहीं करता कि कोरोना के चलते मार्केट की हालात को देखते हुए आज सभी डेवलपर और बिल्डर अपने ग्राहकों के लिए अच्छे ऑफर, अच्छी स्कीम और ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट जरूर दे सकते हैं। लेकिन कोई भी डेवलपर या बिल्डर अपना नुकसान कर अपने प्रोडक्ट को या अपने प्रोजेक्ट को घाटे में नहीं बेचेगा। आपको क्या लगता है, अगर आज इनकी जगह आप और मैं डेवलपर या बिल्डर होते तो क्या हम अपनी लागत से कम में कोई प्लॉट, फ्लैट या कोई प्रोडक्ट बेचते? शायद नहीं। भला कोई क्यों अपना नुकसान करेगा। हाँ, ये बात अलग है कि हम मार्केट में मंदी के दौर में भले ही मुनाफे में नहीं बेचते लेकिन लागत मूल्य में तो जरूर बेचते और कम से कम अपनी लागत जरूर निकालते। अगर कोई ग्राहक हमें हमारे प्लॉट, फ्लैट या कोई भी प्रोडक्ट हमारी लागत मूल्य से कम के दाम में मांगता तो शायद हम उसे साफ साफ मना कर देते और अपने प्रोडक्ट को बिल्कुल नहीं बेचते, क्योंकि हम जानते हैं कि रियल एस्टेट कोई खराब होने वाला या आउटडेटेड होने वाला प्रोडक्ट है नहीं जो आज नहीं बिका तो कल भारी नुकसान होगा। बल्कि ये प्रोडक्ट ऐसा है, इसको जितने दिन हम होल्ड करके रखेंगे यह उतना ही महंगा बिकेगा और आज की तुलना में हमें ज़्यादा ही मुनाफा कमा कर देगा। तो दोस्तों, आज अधिकतर डेवलपर और बिल्डर इसी मानसिकता के साथ में काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, अभी हमें अपनी समझदारी से काम लेना होगा और अपनी गलत धारणा को छोड़ अपने खुले विचारों से और खुले मानसिकता के साथ में हमारे आसपास के बदलते मार्केट पर पौनी नजरों से नजर रखकर निवेश के सही अवसर को पहचानना होगा और अपना सोचा समझा और सही निवेश करना होगा, ताकि समय के साथ साथ हमारा निवेश भी बढ़ता रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहाँ पर खत्म करने से पहले एक आखिरी गुड न्यूज मैं आपको सुनाकर जाता हूँ जो आपके काफी काम आ सकती है। दोस्तों, रियल एस्टेट को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारें बड़े बड़े कदम उठा रही है। जहां एक तरफ बैंकों द्वारा होम लोन पर ब्याज की दरों में कटौती की गई, वही दूसरी तरफ राज्य सरकार ने भी स्टैंप ड्यूटी की दरों में कटौती की है और अभी जमीनों के सरकारी रेडी रेकनर की दरों में फिलहाल कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, जिसका सीधा बड़ा फायदा हमें यानी ग्राहकों को जरूर होगा और इससे रियल एस्टेट सेक्टर में जरूर इजाफा होगा। तो दोस्तों, सोचो समझो और अपना सही निवेश करो। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। आज की इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट में लिख कर जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप रियल एस्टेट से जुड़ी ऐसे ही हेल्पफुल और यूजफुल जानकारी चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो आज के लिए बाय बाय और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपको मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं और नमस्कार।